आइए शुरू करते हैं विलियम शेक्सपियर का प्ले कॉमेडी ऑफ एरर्स। प्राचीन काल में साइरकस और एफेसस नाम के दो पड़ोसी मुल्क थे। किसी वजह से वहां के लोगों में आपसी दुश्मनी पैदा हो गई। अगर साइरकस का कोई भी नागरिक एफेसस की सीमा में घूमता हुआ देख लिया जाता तो इस गुनाह के लिए उसे 1000 रुपए जुर्माना देना पड़ता, और अगर वो ना दे सकता तो उसे मौत के मुंह में उतार दिया जाता। एक वक्त की बात है, साइरकस का एजियन नाम का एक सौदागर एफेसस में टहलता हुआ पकड़ लिया गया। जुर्माना देने को उसके पास एक भी पैसा ना था, इसलिए उसे राजा के सामने हाजिर किया गया। राजा ने उसे संबोधित करके कहा, ओ परदेशी, हमारे देश के कानून के मुताबिक अब तू मौत की सजा का भागीदार है, मगर तुझे यह सजा देने से पहले मैं तेरी आप बीती सुनना चाहता हूं। एजियन एक लंबी सांस भरकर बोला, मुझ दुखिया की कहानी सुनकर आपको क्या मिलेगा महाराज, उल्टा इससे मेरे मन का दुख ताज़ा हो जाएगा। इसलिए मेरी आपसे दरख्वास्त है कि मुझे जल्द ही मौत की सज़ा सुना दी जाए। इससे राजा की बेचैनी और बढ़ गई और उसने अपनी आप बीती सुनाने का एजियन से बड़ा आग्रह किया। सब राज दरबारी भी उसकी कहानी सुनने के लिए कान लगाए बैठे थे। एजियन ने आंसुओं से भीगी पलकें उठाईं और कुछ यूं कहना शुरू किया, मैं साइरकस का एक बदकिस्मत सौदागर हूं और मेरा नाम एजियन है। बाप की मौत के बाद मुझे विदेश यात्रा की धुन सवार हुई और मैं बहुत सा माल जहाज में भरकर अपनी बीवी के साथ एपिडैमनम नाम के एक नगर में जा उतरा। वहां मेरा व्यापार इतना चमका कि मैंने मजबूत इरादों से वहीं रहने का फैसला कर लिया। कुछ वक्त बाद वहीं मेरे 2 जुड़वा बेटे हुए। रंग रूप, डील डौल और चाल ढाल में वो एक दूसरे से इतना मिलते जुलते थे कि उनमें फर्क करना मुश्किल हो जाता था। उन दिनों हमारे पड़ोस में एक गरीब भटियारिन रहती थी। जिस दिन, जिस वक्त और जिस पल मेरे बेटे हुए, उसी दिन उसी पल भटियारिन के भी 2 जुड़वा बेटे पैदा हुए। वे भी शक्ल सूरत में बिल्कुल एक जैसे थे। भटियारिन इतनी गरीब थी कि वो दोनों बच्चों की परवरिश न कर सकती थी, इसलिए उसने उन बच्चों का भार मुझ पर ही सौंपते हुए ये कहा कि इनकी जिम्मेदारी तुम संभाल लो। बीवी की सलाह से मैंने उन्हें भी गोद ले लिया और अपने बेटों के साथ ही उनकी भी परवरिश करने लग गया। मैंने अपने दोनों बच्चों के एक जैसा होने के कारण दोनों का एक ही नाम रखा, एंटीफोलस, और भटियारन के बच्चों का भी एक ही नाम रखा, ड्रोमियो। बाल बच्चों के साथ मेरे दिन बड़े खुशहाली से कट रहे थे कि एक बार मुझे किसी काम से कुछ दिनों के लिए दूर के टापू में जाना पड़ा। अपने चारों बच्चों से मुझे इतना प्यार था कि एक पल के लिए भी मैं उन्हें अपनी आंखों से दूर न कर सकता था। इसलिए मैंने उन्हें और अपनी बीवी को भी साथ ले जाने का फैसला किया। अभी हमारा जहाज तट से कुछ ही दूर गया होगा कि समंदर में बहुत जोर का तूफान उठा। मल्लाह लोग अपनी जान बचाकर छोटी नावों में कूद पड़े और जहाज पर हम अकेले रह गए। तूफान के थपेड़ों से जहाज समुद्र में डूबना ही चाहता था कि मैंने फुर्ती के साथ जहाज के चारों तख्ते खींचे और उन्हें जोड़ तोड़कर उनकी 2 नौकाएं बना ली। एक पर मैं खुद बैठ गया और मैंने अपने साथ छोटे एंटीफोलस और छोटे ड्रोमियो को बिठा लिया। दूसरी नाव पर मेरी बीवी, बड़ा एंटीफोलस और बड़ा ड्रोमियो सवार हो गए। मैंने उन्हें हिम्मत करके नाव खेने को बोला। कुछ देर तक दोनों नाव साथ साथ रहीं, लेकिन जल्द ही लहरों की वजह से हम एक दूसरे से जुदा हो गए। जब मैंने आखिरी बार अपनी बीवी की नाव की ओर देखा तो कुछ मल्लाह उन्हें पकड़कर अपनी नाव में बिठा रहे थे। ये देखकर मैंने चैन की सांस ली और अपनी नाव को किनारे लगाने का कोई हल सोचने लगा। खुशकिस्मती से उधर से एक जहाज आता हुआ दिखाई पड़ा, जिसके कप्तान ने मुझे और मेरे दोनों बेटों को अपने जहाज पर बिठा लिया। बातों ही बातों में उससे मेरा पुराना परिचय निकल आया और उसने हमें बहुत आराम से किनारे पर पहुंचा दिया। उस दिन से लेकर आज तक पूरे 20 बरस बीत चुके हैं, मगर बीवी और बेटों का मुझे कुछ पता नहीं चल सका। खैर, मैंने उन्हें भुला देने की काफ़ी कोशिश की और अपने साथ के दोनों बालकों की खिदमत में लग गया। जब छोटा एंटीफोलस कुछ बड़ा हुआ तो वो अपनी माँ के बारे में बार बार मुझसे पूछता था। उसकी बात सुनकर समंदर की दुर्घटना का सारा नज़ारा मेरी आंखों के सामने घूम जाता था।
मैंने सिसकते हुए वो सारी घटना छोटे एंटीफोलस को सुना दी। एंटीफोलस उसी पल से अपनी माँ और बड़े भाई की खोज निकालने की फिक्र में रहने लगा। आखिर में एक दिन उसने बड़ी जिद की और अपने छोटे ड्रोमियो को लेकर घर से निकल पड़ा। मैं उसे पल भर भी अपने से अलग नहीं करना चाहता था, मगर न जाने उस दिन क्यों मैं उसे रोकने की हिम्मत न जुटा सका। मूल के लालच में मैंने ब्याज को भी गंवा दिया। उसे गए भी आज पूरे 8 बरस बीत चुके हैं, मगर अब तक वो भी लौटकर नहीं आया। बच्चों के बिना घर में मुझे भूतों का डेरा लगने लगा। उनकी खोज में मैं निकल पड़ा और देश देशांतर घूमते हुए आज आपकी नगरी में पहुंचा ही था कि आपके सिपाहियों ने मुझे पकड़ लिया। बस महाराज, यही मेरी जिंदगी की कहानी है। उसकी गम भरी कहानी सुनकर राजा का दिल भी पिघल गया और उसने एजियन को जुर्माने का रुपया चुकाने की 1 दिन की मियाद बढ़ा दी। ये मियाद पाकर एजियन जरा भी खुश ना हुआ, क्योंकि उस अनजाने मुल्क में उसका जानने वाला कौन था, और जानने वाला होता भी तो क्या, अब उसके दिल में जीने की कोई ख्वाहिश बाकी न रह गई थी। उसने सोचा, चलो आखिरी बार अपने बच्चों की तलाश कर देखूं। ये सोचकर वो बाजार की तरफ चल पड़ा। उधर मल्लाहों ने एजियन के दोनों लड़कों को लाकर एफेसस के एक रईस व्यापारी के हाथ बेच दिया था। अमीर ने उन्हें होनहार देखकर पढ़ाया लिखाया और सेना में एक ऊंचे पद पर नियुक्त करवा दिया। तब से बड़ा एंटीफोलस और बड़ा ड्रोमियो उसी नगरी में रहा करते थे। एंटीफोलस ने वही की एक कुलीन लड़की से विवाह भी कर लिया था और वो वहां बड़ी खुशहाली से अपनी जिंदगी बिता रहा था। अपने बाप और दूसरे भाई से बिछड़े उसे एक जमाना बीत चुका था, इसलिए वो तो उन्हें बिल्कुल भूल भी चुका था। खुशकिस्मती से जिस दिन एजियन उस शहर में पहुंचा, उसी दिन छोटा एंटीफोलस भी अपने साथी ड्रोमियो सहित उसी नगरी के बंदरगाह पर उतरा। शहर में प्रवेश करते ही उसने सुना कि साइरिकस का एक सौदागर आज इस शहर में प्रवेश करने के गुनाह में पकड़ा गया है और उसे मौत की सजा दिए जाने का राजा का हुक्म है। उसे ख्वाब में भी यह ख्याल ना आया होगा कि साइरिकस का ये अभागा बदकिस्मत सौदागर उसी का बिछड़ा हुआ बाप है। फिर भी जहाज से उतरकर वो सीधा एक सराय में गया और वहां एक कमरा किराए पर लेकर ठहरा। सराय के मालिक के पूछने पर उसने अपने आप को एफेसस का ही नागरिक बताया था। उसने अपने साथी छोटे ड्रोमियो को बाजार से कुछ जरूरी चीजें खरीदने के लिए भेज दिया और खुद इस नई नगरी का परिचय पाने के लिए सराय के सामने टहलने लगा। उसे यह देखकर बड़ा गुस्सा आया कि जाने के 2 पल बाद ही ड्रोमियो लौट आया और जरूरी वस्तुओं में से एक भी खरीद कर न लाया। छोटा एंटीफोलस उसे डांटना ही चाहता था कि ड्रोमियो ने बड़ी नम्रता से कहा, कप्तान साहब चलिए, आपकी बीवी आपको खाने के लिए बुला रही है। मुसाफिर एंटीफोलस ने हैरान होकर कहा, ड्रोमियो तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? क्या ये हंसी मजाक करने का वक्त है? ड्रोमियो बोला, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं आपसे। घर में खाना तैयार है और आपकी बीवी आपको याद कर रही है। मुसाफिर एंटीफोलस ने काफी चिढ़कर कहा, जाओ जाओ, मेरी बीवी कोई नहीं है। जो काम तुमसे कहा गया है पहले उसे करो। सच में ये मुसाफिर ड्रोमियो नहीं था। जिस छोटे मुसाफिर एंटीफोलस ने चीजें लेने बाजार भेजा था वो बड़ा ड्रोमियो था और कप्तान एंटीफोलस को ढूंढते ढूंढते वहां आ पहुंचा था। शक्ल तो दोनों की एक जैसी ही थी, इसलिए बड़े ड्रोमियो ने उसे ही कप्तान एंटीफोलस समझकर बाजार से चीजें न लाने और पत्नी बुला रही है कहकर चिढ़ाने के लिए खूब डांटा। बड़े ड्रोमियो की समझ में यह बात बिल्कुल ना आई थी। उसने समझा कि कप्तान साहब शायद अपने घर से लड़कर आए हैं, इसलिए बार बार घर चलने के लिए उनसे दरख्वास्त करने लगा। मुसाफिर एंटीफोलस ये सुनकर बड़ा चिल्लाया और ये कहकर बड़े ड्रोमियो के साथ चल दिया। पत्नी की रट लगाकर कान खा गया। चल पहले तेरे साथ चलकर वहीं देखता हूं कि किसे तू मेरी पत्नी बनाए बैठा है। ये कहकर वो बड़े ड्रोमियो के साथ चल दिया। भीड़ भाड़ में बड़े ड्रोमियो का तो कहीं साथ छूट गया और उसे अपना साथी मुसाफिर ड्रोमियो के सामने से आते हुए दिखाई पड़ा। वो उसी को बड़ा ड्रोमियो समझकर बोला, मुझे छोड़कर भीड़ में कहाँ चला गया था तू? मुसाफिर ड्रोमियो बोला, मैं भला आपको भीड़ में कहाँ छोड़ आया हूँ? मैं तो आपको सराय में छोड़कर अपने लिए सामान खरीदने बाजार आया हूँ। इतना सुनकर मुसाफिर एंटीफोलस के गुस्से का ठिकाना न रहा। वो बोला, इस प्रकार का मजाक करने की समझ आज तुम्हें किसने दे दी? सराय से तो तुम यही कहकर साथ लाए हो कि तुम्हारी बीवी बुला रही है और अब इतनी जल्दी बदल गए। इधर बाजार में ये दोनों एक दूसरे से उलझ रहे थे और उधर जब कप्तान एंटीफोलस की बीवी ने देखा कि ना बड़ा ड्रोमियो लौटा और ना ही कप्तान एंटीफोलस, तो वो खुद उनकी खोज में बाहर निकल गई। बाजार में आते ही उसकी नज़र मुसाफिर ड्रोमियो और मुसाफिर एंटीफोलस पर पड़ी। मुसाफिर एंटीफोलस को ही कप्तान समझकर बीवी बोली, पतिदेव रूठ गए हो क्या?
मुझसे जो अब तक घर नहीं लौटे। मुसाफिर एंटीफुलस को यह बात काफी बुरी लगी कि एक औरत जिसे वो पहचानता तक नहीं उसे इस तरह की बातें कह रही है। उसने गुस्से से झल्ला कर कहा, मेरी बीवी कोई नहीं, तुम कौन डायन की तरह मेरे पीछे पड़ गई हो। बीवी ने कहा, चाहे आप मुझे चुड़ैल कहें, डायन कहें, पर मेरे तो आप ही पति हैं, मैं आपको साथ लिए बगैर घर नहीं जाऊंगी। परदेश में यह सब मामला मुसाफिर एंटीफुलस के दिमाग में बिल्कुल नहीं आया। जो होगा देखा जाएगा, ये सोचकर वो चुपचाप उस पत्नी के साथ साथ चल पड़ा और उसके पीछे पीछे मुसाफिर ड्रोमियो भी। पत्नी ने घर जाकर एंटीफुलस को बड़े ही आग्रह से भोजन खिलाया और ड्रोमियो को कहा कि जाओ नौकरानी से मांग कर रोटी खा लो। ये नौकरानी के पास गया तो वो उसे पति पति कहकर पुकारने लगी। उस बेचारी को क्या पता था कि ये उसका पति ड्रोमियो नहीं बल्कि मुसाफिर ड्रोमियो है। उधर मुसाफिर ड्रोमियो ने भी जाना कि मैं अजब आफत में आ फंसा हूं और कोई हल ना देखकर वो नौकरानी के हाथों से रोटी खाने बैठ गया। इतने में बाहर से कप्तान एंटीफुलस और बड़ा ड्रोमियो दोनों अपने घर भोजन करने के लिए लौट आए। वे अपना नाम ले लेकर बार बार दरवाजा खटखटाते रहे कि दरवाजा खोलो, मगर अंदर से यही जवाब मिलता रहा, ये धोखा किसी और को दो, हमारे पति तो हमारे घर बैठे हैं। आखिर में हार कर कप्तान ने यही समझा कि आज मोहतरमा जी काफी नाराज हैं, चलो उन्हें खुश करने के लिए अब किसी बाजार से कोई कीमती तोहफे लेकर आया जाए। ये सोचकर कप्तान और उसका साथी ड्रोमियो दोनों बाजार की ओर चल दिए। उधर मुसाफिर एंटीफुलस और उसका साथी ड्रोमियो जब खाना खा चुके तो वे किसी तरह बनावटी बीवियों की आंख बचाकर घर से भाग निकले। अभी मुसाफिर एंटीफुलस कुछ कदम ही आगे बढ़ा था कि अचानक एक सुनार ने सोने का एक जड़ाऊ हार उसके हाथ में देते हुए कहा, लो कप्तान साहब, आपका ये हार तैयार है, घंटे 2 घंटे तक इसके दाम भिजवा देना। इतना कहकर सुनार आगे बढ़ गया। मुसाफिर एंटीफुलस हैरान था कि मैं तो इस सुनार को जानता तक नहीं और ना मैंने इसे ये हार बनाने को कहा था, फिर ये मुझ अजनबी को हार देकर इतनी जल्दी कहाँ चला गया। कहीं अजनबी ठग तो नहीं, ये चकमा देकर कहीं मुझे पकड़वाना तो नहीं चाहता। अभी वो इतना सोच ही रहा था कि एक बूढ़ी महिला वहां आई और सलाम करके बोली, कप्तान साहब, ईश्वर तुम्हारी लंबी आयु करे। पिछले साल तुमने मेरे बेटे को जेल जाने से छुड़वाया था, मैं आपके इस एहसान को जिंदगी भर न भुला सकूंगी। अभी वो बूढ़ी गई भी न थी कि एक और नौजवान उधर से गुजरा और मुसाफिर एंटीफुलस को देखकर इस तपाक से मिला कि मानो वो उसे काफी देर से जानता हो। हकीकत में कप्तान एंटीफुलस इस नगर में 15-20 साल से रह रहा था और विरला ही कोई ऐसा इंसान होगा जो उसे ना जानता हो। दोनों भाइयों की कद काठी बिल्कुल एक जैसी होने की वजह से सब लोग मुसाफिर को कप्तान एंटीफुलस ही समझ रहे थे। इसी भूल से एक आया भी तो उसे अपने लड़के की शादी का न्यूता दे गया। दूसरा आया तो रुपयों की थैली देते हुए बोला, अच्छा हुआ आप रास्ते में ही मिल गए, वरना परसों जो रुपए मैं आपसे उधार ले गया था वो वापस लौटाने में आपके घर ही जा रहा था। आखिर में एक दर्जी आया और उसने बड़ी इज्जत से दुकान पर बिठाकर उसके कपड़ों का नाप किया और माफी मांगने लग गया कि आपका पुराना नाप हमारे लड़के की लापरवाही से कहीं खो गया है। बेचारा मुसाफिर एंटीफुलस हैरान था कि ये सब झमेला आखिर क्या है, मैं कहीं किसी जादू की नगरी में तो नहीं पहुंच गया। अभी वो ये सोच ही रहा था कि अचानक एक लड़की आई और उसे बांह से पकड़कर बोली, लाओ भैया मेरा सोने का हार जो तुमने रक्षाबंधन वाले दिन मुझे देने की कसम खाई थी। मुसाफिर एंटीफुलस ने चीख कर कहा, जाओ जाओ यहाँ से, कल से तो मैं इस शहर में आया ही हूँ। एक रात में ही कहाँ तुम मेरी बहन बन गई, कहाँ राखी का त्योहार बीत गया और कहाँ मैंने तुम्हें सोने का हार देने का वायदा कर लिया। तुम सब मिलकर कहीं मुझे पागल तो नहीं बनाना चाहते। ये कहकर मुसाफिर एंटीफुलस बड़बड़ाता हुआ इतनी तेजी से भागा कि उस लड़की को भ्रम हुआ कि वो पागल हो गया है, इसीलिए ऐसी ऊटपटांग बातें कर रहा है और मुझे अपनी बहन तक को नहीं पहचानता। वो लड़की भागती हुई कप्तान एंटीफुलस के घर पहुंची और उसकी बीवी को जाकर बोली, भाभी भैया तो पागलों की तरह बाजार में घूम रहे हैं, तुम उन्हें संभालती क्यों नहीं। कप्तान की बीवी बौखला कर बोली, अभी तो वो यहाँ खाना खा रहे थे, कहाँ चले गए। मुझे उनके पागल होने का तभी शक हो गया था जब वो बहकी बहकी बातें कर रहे थे और मुझे कह रहे थे कि तू मेरी बीवी नहीं है, मैंने किसी से शादी नहीं की और इस नगर में कल पहली बार आया हूँ। हाय बहन, मैं तो बर्बाद हो गई, जल्दी बता तूने उन्हें देखा है कहीं। चिल्लाती हुई कप्तान की बीवी अपने शौहर को ढूंढने के लिए बाजार की तरफ भाग खड़ी हुई। उधर कप्तान जब अपने घर के दरवाजे बंद देखकर अपनी बीवी के लिए कोई तोहफा लेने सुनार की दुकान पर पहुंचा तो सुनार बोला, कप्तान साहब पहले पिछला उधार तो चुका दो। कप्तान ने हैरान होकर कहा, पिछला उधार कैसा?
तुमने मुझे कौन सी चीज उधार दी है? सुनार बोला, आज सुबह ही तो आपको सोने का जड़ा उपहार देकर आया हूं मैं। कप्तान ने कहा, झूठ, बिल्कुल झूठ, ना तुम सुबह मुझे मिले हो और ना तुमने मुझे कोई हार दिया है। इस तरह वो दोनों झगड़ते हुए पुलिस थाने पहुंच गए। थानेदार ने उन दोनों की हथकड़ियां लगाकर कोठरी में बंद कर दिया। उधर अपने शौहर को ढूंढती ढूंढती कप्तान की बीवी थाने पहुंच गई। उसने थानेदार की जेब गर्म करके उससे कहा कि इस झगड़े में उसके पति का जरा भी दोष नहीं, उसका तो दिमाग ही खराब हो गया है, इसलिए अनसन बातें करता हुआ घर से भाग गया है। थानेदार ने भी कप्तान को पागल समझकर उसे छोड़ दिया। कप्तान की बीवी उसे साथ लेकर अपने घर आई और उसने नौकरों को ये कहा कि वो उसे रस्सियों और सांकलों से बांधकर कमरे में बंद कर दें। तब तक मैं पागल खाने से डॉक्टरों को बुला लेती हूँ। बेचारा कप्तान चिल्लाता ही रह गया कि मैं पागल नहीं हूँ, मुझे क्यों बांध रहे हो, मगर नौकरों ने उसकी एक न सुनी और उसके हाथ पांव बांधकर उसे एक तरफ डाल दिया। कप्तान की बीवी पागल खाने के डॉक्टर को साथ लेकर अभी रास्ते में ही आ रही थी कि एक इंसान भागता हुआ आया और बोला, आप कहती हैं कि मैंने अपने शौहर को कमरे में बंद किया है, मगर मैंने तो उन्हें बाजार में टहलते देखा है, शायद वो बंधन तुलाकर भाग गए हैं। हकीकत में उस इंसान ने मुसाफिर एंटीफुलस को बाजार में देख लिया था और उसे ही कप्तान एंटीफुलस मानकर वो उसकी खबर कप्तान की बीवी को देने आया था। डॉक्टर को वहीं छोड़कर कप्तान की बीवी अपने शौहर को पकड़ने के लिए उस इंसान के साथ साथ चली। चलते चलते उसने दूर से एक स्थान पर मुसाफिर एंटीफुलस को खड़े देखा और उसे ही अपना शौहर समझकर चिल्लाई, वो है मेरा शौहर, वो रहा मेरा शौहर, पकड़ो पकड़ो, वो भागने ना पाए। मुसाफिर एंटीफुलस ने देखा कि ये वही डायन है जो जबरदस्ती उसे अपना शौहर बना रही है और उसकी आंख बचाकर वो अभी भाग कर आया है। उसे अपने पीछे आता देखकर वो भी पूरा जोर लगाकर भागा और पास ही एक मंदिर में जा घुसा। मंदिर में एक रहमदिल पुजारिन रहती थी। मुसाफिर एंटीफुलस ने उसे जबरदस्ती अपनी पूरी आप बीती सुनाई कि किस तरह से वो औरत उसे जबरदस्ती अपना शौहर बना रही है और वो मंदिर की शरण में आया है और उस लड़की से छुटकारा पाना चाहता है। न जाने क्यों इस एंटीफुलस को देखकर पुजारिन के दिल में स्नेह का स्रोत उमड़ आया और वो अनजाने ही उसके सिर पर हाथ फेरकर बोली, बेटे फिक्र ना करो, मैं हर तरह से तुम्हारी मदद करूंगी, तुम अंदर चलकर मंदिर में बैठ जाओ। तब तक अपने शौहर के भ्रम से मुसाफिर एंटीफुलस का पीछा करती हुई कप्तान की बीवी भी वहां पहुंच गई। पुजारिन ने उसे सब्र से समझाने की कोशिश की, मगर वो तो यही रट लगाई थी, मेरा शौहर मुझे लौटा दो, वो पागल है, उसका दिमाग ठिकाने नहीं, मैं उसे वापस लेकर ही छोड़ूंगी। इधर इस तरह दो भाइयों की कदकाठी के कारण नगर में हुड़दंग मचा हुआ था। उधर बेचारे एजियन को मिली एक दिन की मियाद खत्म होने वाली थी। दिन डूब चला था और राजा उसे फांसी का हुक्म सुनाने ही वाला था। खुशकिस्मती से फांसी घर मंदिर के पीछे ही था और एजियन की फांसी के सिलसिले में राजा और हजारों की तादाद में लोग मौजूद थे। जब राजा ने मंदिर के सामने इतनी भीड़ देखी तो इसकी वजह जानने की कोशिश की। वहां पहुंच गया। हथकड़ियों में बंधा एजियन भी उसके साथ लाया गया। तब तक कप्तान एंटीफुलस भी किसी तरह अपनी रस्सियां तुलवाकर घर से भाग आया और मंदिर के सामने भीड़ इकट्ठी हुई देखकर उसका तमाशा देखने के लिए ठहर गया। कप्तान को देखकर उसकी बीवी उसके गले से लिपट गई और बोली, मिल गया मेरा शौहर, मिल गया। पुजारिन की समझ में कुछ न आया था। वो हैरान थी कि इसी शक्ल के एक इंसान को मैं अभी ईश्वर के मंदिर में बिठा कर आई हूँ, फिर वैसा ही ये दूसरा इंसान कहाँ से आ गया। वो झटपट अंदर गई और मुसाफिर एंटीफुलस को बुलाकर बाहर ले आई थी। अब कप्तान की बीवी को काटो तो खून नहीं। वो एक निगाह कप्तान एंटीफुलस को ओर डालती और दूसरी मुसाफिर एंटीफुलस की तरफ। एक जैसे दो शौहर को सामने खड़ा देखकर उसका दिमाग पूरी तरह चकरा गया। इसी वक्त एजियन को साथ लिए हुए राजा भी वहां पहुंच गया। अपने दोनों लड़कों को सामने खड़े देखकर एजियन ने झट उन्हें पहचान लिया और उसकी आंखों से टप टप प्यार के आंसू झरने लगे। मुसाफिर युवक ने भी अपने बाप को पहचान लिया, लेकिन कप्तान ना पहचान सका था क्योंकि वो बचपन में ही समुद्र दुर्घटना के वक्त उससे बिछड़ गया था। एजियन के मुंह से राजा की उसकी आप बीती सुबह ही सुन चुका था और उसे पता चल चुका था कि उसके दोनों लड़कों की शक्ल सूरत, डील डौल और चाल ढाल बिल्कुल एक जैसी है, यहाँ तक कि उनके नाम भी। इसलिए इस सारे मामले को समझते हुए उसे जरा भी देर न लगी। उसने कप्तान एंटीफुलस को करीब बुलाकर उसे एजियन की सारी कहानी सुना दी गई और उन बिछड़े बाप को इतने बरसों बाद मिल जाने पर उसे बधाई दी। पास ही खड़ी पुजारिन ने यह सब नज़ारा देखा और उसकी जब कहानी सुनी तो उसकी आंख में भी आंसू आ गए। उसने आगे बढ़कर एजियन से कहा, मैं ही तुम्हारी वो बदकिस्मत बीवी हूँ जो समुद्र दुर्घटना में तुमसे बिछड़ गई थी।
मुझे और मेरे साथ के दोनों लड़कों को पकड़कर ये मल्लाह अपने घर ले आया। वहां आकर उसने रुपयों के लालच में मेरे दोनों लड़कों को एक रईस के हाथ बेच दिया। बेटों को सदा के लिए बिछड़ा देखकर मेरे मन में बड़ी चोट लगी और मैं सन्यासिनी बनकर देश विदेश घूमने लग गई। कई सालों तक तीर्थों में भ्रमण करने के बाद आखिर में मैं इस मंदिर में आकर रहने लगी हूँ। ये दोनों एंटीफोलस हमारे ही बेटे हैं और उनकी एक जैसी कदकाठी, रंग रूप, चाल ढाल की वजह से ये सब हुड़दंग मचा हुआ है। इस तरह अनायास ही बरसों से बिछड़े अपने माता और पिता को देखकर दोनों एंटीफिलस उनके पैरों से लिपट गए। अब कप्तान की बीवी की समझ में भी सभी बातें साफ साफ आ गईं और एफएसएस के निवासियों, सुनार, दर्जी आदि को जो शक था उनका शक भी दूर हो गया। कप्तान ने उसी वक्त अपने पिता को छुड़ाने के लिए 1000 रुपये देने चाहे, लेकिन राजा ने उससे एक भी पैसा बिना एजियन को छोड़ दिया। न जाने कब के बिछड़े फिर से एक साथ खुशहाली से दिन बिताने लग गए। धन्यवाद।